हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और पेपर लीक सीरीज़ की एपिसोड 3 पे आज हम पहुंच चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको एग्जैक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को स्किप करके जाना तो आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हो। आपने जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो पर, उसी के लिए मैं आपके लिए थर्ड ये जो वीडियो है वो लेकर आई हूँ। और यहाँ पर हम जो थर्ड सीरीज़ है इसमें और भी ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, अब जो हमने 11 क्वेश्चंस तक लास्ट वीडियो में कर लिए थे, अब 12th क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अभी भी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुई है, तो अगर इन क्वेश्चंस को करके चले जाओगे ना, तो 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो तो गारंटेड आपके हाथ से कहीं पर भी नहीं गए, वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये एक बार 6 मार्क्स की ये जो सीरीज़ है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मैं 4 मार्क्स की जो सीरीज़ है वो लेकर आऊँगी, 2 मार्क्स की सीरीज़ लेकर आऊँगी, देन कार्टून की सीरीज़ लेकर आऊँगी। तो बहुत कुछ जो है वो ऑलरेडी प्लान्ड है। आपको बस क्या करना है, आपको सपोर्ट दिखाना है और अच्छे से अगर आपको ये समझ में आता है और अगर लग रहा है कि ये बहुत हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी भूलना मत इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। असेस द रोल प्लेड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि जो ये फर्स्ट 2 डिकेड थे उसके बाद जो ऑपोजिशन का मतलब ये जो फर्स्ट जो 2 डिकेड्स रहे, यानी जो स्टार्टिंग के 20 साल रहे, उसमें जो ऑपोजिशन थी उसका रोल क्या था, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि ऑपोजिशन ने क्या रोल प्ले किया। ठीक है, तो जो ऑपोजिशन पार्टी थी उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पे। इंडिया हैड द लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन पार्टीज। इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ बहुत डाइवर्स जो पार्टीज एग्जिस्ट करती थी और वाइब्रेंट ऑपोजिशन पार्टीज एग्जिस्ट करती थी देन मेनी अदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज। देखो, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज ना वर्ल्ड में और भी जगह एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में ही एग्जिस्ट करती हैं, बट इंडिया में स्टार्टिंग से ही जितना ज़्यादा क्रेज रहा है और जितना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिली है पार्टिसिपेशन में, उतनी ज़्यादा वर्ल्ड में किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं देखने को मिली है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ ओनली अ टोकन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। टोकन रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझते हो? टोकन रिप्रेजेंटेशन यानी सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज को, इवन फर्स्ट इलेक्शंस में देख लो आप, 16 सीट मिलती है कम्युनिस्ट पार्टी को और कांग्रेस विक्ट्री, उसको मेजर विक्ट्री मिलती है। इवन सेकेंड इलेक्शंस में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद भी इनकी मोटिवेशन डाउन नहीं होती है और उसके बाद भी ये भले इनको एक टोकन रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी, जस्ट इनको बैठने को मिल रहा था लोकसभा में, स्टिल ये लोग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, इतना ज़्यादा ये मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे पॉलिटिक्स में और अच्छी तरीके से अपना जो ऑपोजिशन का रोल थे उनको प्ले कर रहे थे। यहाँ पे स्टेट असेंबलीज में भी द ऑपोजिशन पार्टीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डेमोक्रेसी के कैरेक्टर को मेंटेन करने में। दीज पार्टीज ऑफर्ड सस्टेन्ड एंड ऑफन प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी दैट इज कांग्रेस। ये क्या करती थी, जो कांग्रेस पार्टी अगर कुछ भी पॉलिसीज लेकर आ रही है तो उनको क्रिटिसाइज करना और फिर उनको सजेस्ट करना कि भाई आप क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हो, या फिर उनकी प्रैक्टिसिंग जो भी चल रही है उसमें उनको समझाना या बताना, क्रिटिसिज्म करना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो होता है वो करना, उसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द हेल्थी क्रिटिसिज्म, ये जो हेल्थी क्रिटिसिज्म होता है ना, किसी की आलोचना करना, जब ऑपोजिशन पार्टीज ऐसा करती थी तो रूलिंग पार्टी भी एक चेक के अंदर रहती थी कि अच्छा ठीक है, अगर हमें कुछ भी डिसीजंस लेने हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, भाई लोकसभा में इस चीज़ को पहले लेकर जाने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा कि हमें इस बिल को बनाना भी चाहिए या नहीं। एंड ऑफन चेंज द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कांग्रेस। कई बार बैलेंस ऑफ पावर का भी चेंज होता था। बाय कीपिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑल्टरनेटिव अलाइव, द ऑपोजिशन पार्टीज प्रिवेंटेड द रिजेंटमेंट विद द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक। ऐसा नहीं है कि इनको ऐसा लगा हो कि भाई एक टाइम के लिए कि हम तो वैसे भी जीत नहीं रहे और ना ही शायद जीतने वाले हैं, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि ऑपोजिशन से हटी गई है, नहीं, हमेशा ऑपोजिशन पार्टीज के फॉर्म में बनी रही और हमारे इस सिस्टम को पूरा प्रोटेक्ट करके रखा ताकि वो एक एंटी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कन्वर्ट ना हो जाए। ये पार्टीज जो थी, ये पार्टीज यानी ऑपोजिशन पार्टीज जो थी, इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इन्होंने ग्रूम किया लीडर्स को हु वर टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन द शेपिंग ऑफ अवर कंट्री, ताकि वो और अच्छी तरीके से अपना रोल जो है वो निभा सकें। तो ऑपोजिशन पार्टीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हाईलाइट एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोवर्शियल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडन पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस के बाद से हमें जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम बात करें तो कौन से 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सीज जो है वो चलती ही रहती हैं। ठीक है, चलो
कंट्रोवर्शियल कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम बात करें या कॉन्फ्लिक्टिव फैक्टर्स की बात करें तो जो जम्मू और कश्मीर का स्टेटस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको जो इंडियन यूनियन के अंदर स्टेटस दिया गया, और अब तो खैर ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती है, बट पहले बहुत ज़्यादा उनको पावर दी जाती थी और बाकी सारे स्टेट के कंपैरिजन में इनको ज़्यादा पावर दी जाती थी। आपको याद होगा एक प्रोविजन हुआ करता था अंडर आर्टिकल 370 एंड 371 जो कि क्या करता था, फुल इंटीग्रेशन अलाउ नहीं करता था इंडियन स्टेट के साथ, जिसको अब एबॉलिश कर दिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। द प्रॉमिस दैट एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वुड बी रेफर टू द पीपल, ये बोला गया था ना कि जब सारी सिचुएशंस जो है वो सब नॉर्मल हो जाएगी तो वी विल गोइंग टू होल्ड अ प्लेबिसाइड, कि हम क्या करेंगे उस टाइम पीरियड में एक प्लेबिसाइड करवाएंगे जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। देयर वॉज अ फीलिंग, तो ये चीज़ कभी करी नहीं गई थी, इसकी वजह से भी यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो चलते रहते हैं। There was a feeling that the special federal status guaranteed by Article 370 had been eroded in practice, therefore a demand for autonomy, greater autonomy was raised। मतलब इन लोगों को लगता है कि भाई 370 आर्टिकल ही काफ़ी नहीं है और पावर्स मिलनी चाहिए, तो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है। It was felt that democracy, which is practiced in the rest of India, has not been similarly institutionalized in the state of Jammu and Kashmir। तो इन लोगों को लगता था कि जैसे पूरे इंडिया में डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करी जा रही है, वैसे ही यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में प्रैक्टिस नहीं करी जा रही है। सी नो हेट टू एनी रीजन, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्टिंग से ही ठीक नहीं रही हैं। ठीक है, हम हमेशा से कोऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ते रहें और हमेशा कोशिश करते रहें कि शायद फ्यूचर में जाकर ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, मतलब बेसिकली इस वाले क्वेश्चन पे हाईलाइट एनी 3 पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कोई 3 पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं। चलो क्या क्या हो सकते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या देखने को मिला है, हमें इरोजन देखने को मिला है स्टेट की कैपेसिटी में, कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना उसकी वजह से स्टेट की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है और गवर्नमेंट अब ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही होती है इसमें। पहले का जो कॉन्सेप्ट था स्टेट का वो वेलफेयर स्टेट हुआ करता था, इज नाउ गिविंग अ वे टू अ मोर मिनिमलिस्ट स्टेट। तो आज के टाइम पीरियड में जो स्टेट है उसको मूव करना पड़ रहा है मिनिमलिस्ट स्टेट की तरफ। मिनिमलिस्ट स्टेट यानी कि उसको सिर्फ कुछ ही एक्शंस, कुछ जो कोर एक्शंस है वही परफॉर्म करने के लिए अलाउ किया जाए, जैसे कि लॉ को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को बेसिकली मेंटेन करना और अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। ठीक है, तो उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होकर रह गया, बहुत कम रह गया। द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आती हुई चली जा रही हैं पूरे वर्ल्ड में, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिडक्शन देखने को मिल रही है स्टेट कैपेसिटी में गवर्नमेंट्स की टू टेक डिसीजन इन ऑन देयर ओन। तो ये अपने तरीके से डिसीजन यहाँ पे नहीं ले पा रहे। स्टेट कैपेसिटी हैज़ रिसीव्ड अ बूस्ट, तो स्टेट की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ती हुई चली जा रही है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद एनहांस्ड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स सिटीजन। तो क्या हो रहा है कि स्टेट एक जो थर्ड यहाँ मतलब जो हमारा लास्ट ये जो हो सकता है कंक्लूजन में कहने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना स्टेट की कैपेसिटी इवन बढ़ी ही है। बिकॉज क्या हुआ है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो डेटा है टेक्नोलॉजीज़ के जरिए वो एक्वायर कर पा रही हैं। इवन आप देखो कि अभी इलेक्शंस का जब जिस टाइम पीरियड में टाइम चल रहा था तो हमारे फ़ोन पे कॉल आया करती थी कि भाई आपको वोट डालने ज़रूर जाना है एंड यू हैव टू कास्ट योर वोट। ठीक है, तो वो कैसे हुआ, वो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुँचे एंड जो भी इलेक्टोरल रोल में लोग थे जिनके भी कॉन्टैक्ट नंबर थे और उन लोगों को वो कॉल कर रहे थे और बता रहे थे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि स्टेट अपना काम जो है वो और अच्छे तरीके से कर पा रहा है। तो ऐसा भी एक यहाँ पे एक ऐसा व्यू है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाईलाइट एनी 3 इशूज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न दैट हैव बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, की ऐसे 3 एनवायरमेंटल कंसर्न जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुके हैं। देखो, द इशू विच हैव मेड इन्वायरमेंट अ कंसर्न फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कि कल्टिवेबल लैंड जो है ना वो हार्डली एक्सपांड कर रहे हैं और एंड एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अपनी फर्टिलिटी को लूज करता हुआ चला जा रहा है। जो वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर वगैरह, ये सब इतना ज़्यादा इनको पॉल्यूशन फेस करना पड़ रहा है, डिप्लीट होती हुई चली जा रही हैं, ये गंदी होती हुई चली जा रही हैं। यू कैन इवन टेक एग्जाम्पल ऑफ यमुना रिवर। ठीक है, और इन डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है हमें कि पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी नहीं है उनके पास पीने के लिए। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती हुई चली जा रही है। टोटल जो अमाउंट है ओजोन लेयर का वो भी डिक्लाइन करता हुआ चला जा रहा है ओजोन लेयर में होल की वजह से। कोस्टल पॉल्यूशन जो है वो भी ग्लोबली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कोस्टल पॉल्यूशन क्या होता है, जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पे जो पॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है वो। ठीक है, एनालाइज एनी 3 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन,
तो 3 रीजंस बताओ जो हो सकते हैं कि किस वजह से डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है सोवियत यूनियन का, कि क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। तो इंटरनल वीकनेस इसका कारण था कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो चीज़ें थी, जो सिस्टम था सोवियत सिस्टम, उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिस्टम था वो तो कम्प्लीटली फेल कर चुका था। वो लोगों की एस्पिरेशंस को मीट नहीं कर पा रहा था। इवन पीपल यूज टू मेक कार्टून्स एंड जोक्स, और उसके ज़रिए वो क्या करते थे, अपने डिसेंट को प्रेजेंट किया करते थे, अपनी बातों को रखा करते थे। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज वर यूज टू मेंटेन, सारे जो रिसोर्सेज थे उनको किस लिए यूज़ किया जाता था, मिलिट्री को के डेवलपमेंट के लिए, मिलिट्री आर्सेनल्स को बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स को या स्पेस रिसर्च के लिए यूज़ किए जाते थे, जिसकी वजह से ह्यूज बर्डन यूएसएसआर की इकोनॉमी पे पड़ता हुआ चला जा रहा था, और ये नीड जो थी वो बढ़ती हुई चली जा रही थी, और लोग जो थे वो निगलेक्टेड हो रहे थे। सोवियत सिस्टम हैड बिकम स्टैग्नेंट, जो सोवियत सिस्टम था वो एकदम स्टैग्नेंट हो चुका था, नॉन अकाउंटेबल हो चुका था, लोगों को बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं था। रैम्पेंट करप्शन, मतलब हद से ज़्यादा करप्शन बढ़ता हुआ चला जा रहा था, जिसकी वजह से इनएबिलिटी टू करेक्ट द मिस्टेक एंड अनविलिंगनेस टू अलाउ मेड द सिस्टम अनपॉपुलर, मतलब ना वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ठीक करना चाह रहे थे इन चीज़ों को, उनके अंदर ये विलिंगनेस ही नहीं थी कि हमें चेंज लेकर भी आना है, और इवन ये करप्शन जो था ना वो बहुत ज़्यादा पीक पे पहुँच चुका था। ये सारे कारण जो है वो हो सकते हैं कि क्यों हमारा सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट किया। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई और भी पॉइंट मेंशन करना है तो आप नोट्स जो है वो बता देना, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो। एनालाइज एनी 2 रीजंस फॉर द बिगिनिंग ऑफ अरब स्प्रिंग एंड एनी 2 आउटकम्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो ये लास्ट क्वेश्चन अभी रखने वाली हूँ मैं इस वाले पार्ट का, उसके बाद बाकी ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो क्या है, करप्शन सबसे बड़ा रीज़न रहा, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा रीज़न, उसके बाद गरीबी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है। ज़्यादातर एरियाज़ में क्या हो रहा होता है कि भाई जो लीडर है जो ये कहकर आया है कि भाई मैं कुछ टाइम पीरियड के लिए मतलब यहाँ पे ऐसे रहूँगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है, वो डिक्टेटर बनते हुए चला जा रहा है। आउटकम्स क्या है इसके देखने को मिले कि जो डिमांड है डेमोक्रेसी की वो भी अरब कंट्रीज़ में स्प्रेड हुई, कि लोगों ने बोला नहीं भाई हमें भी डेमोक्रेसी ही चाहिए क्योंकि इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द रूल ऑफ मेनी डिक्टेटरशिप एंड रूल्स कोलैप्स ड्यू टू द मूवमेंट्स इन अरब स्प्रिंग, जो मूवमेंट्स चले यहाँ पे इस टाइम पीरियड में, इसकी वजह से जो रूल था वो भी यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे वो उन लोगों ने डिमांड भी करनी यहाँ पे स्टार्ट कर दी कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेमोक्रेसी यहाँ पे भी हमें लाकर देनी होगी। इसी के साथ ये जो सीरीज़ है, ये जो 3rd एपिसोड था ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद अभी और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बचे हुए हैं, जिनसे आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस एग्जैक्टली देखने को मिल सकते हैं। तो भाई इन क्वेश्चंस को तो आपको स्किप करना ही नहीं है, वो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको कंफर्म कर चुकी हूँ। और अगर आपको ये पसंद में आ रही है सीरीज़ तो आप बिल्कुल भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।